Assalamu alaikum my dear viewers. So I welcome you all in this physics universe. ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स जो है मैंने इस यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट किया. सो नेक्स्ट मैं लेके आया हूँ वेक्टर्स, जो कि बैकबोन ऑफ फिजिक्स कहलाता है. ठीक है, एज अ सब्जेक्ट, नॉट एज नीट और जेई. ठीक है, पूरी सब्जेक्ट जो फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट है उसका जो बैकबोन है वो वेक्टर्स है. ठीक है, तो वेक्टर्स को जानने से पहले स्टार्ट करते हैं. फिजिकल क्वांटिटी होती है क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड. ठीक है, क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, और जिसको मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. जिसको मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है. इसी फिजिकल क्वांटिटी के मेरे दोस्त दो टाइप्स है, एक है स्केलर और दूसरा इसमें है मेरे दोस्त वेक्टर. ठीक है, यही से वेक्टर की बुनियाद पैदा हो जाती है. ये स्केलर क्या है? ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना है. इसके पास क्या होगा? इसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही है, इसके पास डायरेक्शन भी होगी. ठीक है, ये किस दिशा में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके पास वो डायरेक्शन भी है. एक तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है. लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा नहीं है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन भी हो वो सिर्फ वेक्टर ही होगा. नहीं, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन भी हो वो स्केलर भी हो सकता है. आप बोलोगे अभी तो आपने बोला उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा. ऐसी और भी कुछ क्वांटिटीज है मेरे दोस्त जो आपको देखने को मिलेगी जब आप आगे आगे पढ़ेंगे, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर नहीं है, वो स्केलर है. क्यों? क्योंकि वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते. वेक्टर अलजेब्रा, ये भी इसमें कंडीशन है. वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर एडिशन आएगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन आएगा, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट आएगा. ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा एक जो अलजेब्रा है हमारे पास सिंपल, उससे कुछ अलग है. और जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे सिंपल अलजेब्रा फॉलो हो जाएगा. सिंपल अलजेब्रा बोले तो जो सिंपल हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं, तो जो ये सिंपल अलजेब्रा फॉलो करेगा वो डेफिनेटली स्केलर है. जो ये फॉलो नहीं करेगा, वो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो जो करेगा वो वेक्टर है. इसका मतलब है, आप यहाँ पे पॉइंट नोट कर सकते हैं, quantity having magnitude and direction may or may not be a vector. ठीक है, लेकिन a quantity having only magnitude must be a scalar. जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो सिर्फ स्केलर ही होगा. लेकिन जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो वो स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है. तो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन गया. क्या बन गया? a quantity having only magnitude must be a scalar. मस्ट बी स्केलर. कौन? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड. और जिसके पास मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन हो, इसको क्या लिखना है? मे और मे नॉट बी. और इसका आंसर क्या है? आंसर इसका ये है. तो ये क्वेश्चंस अक्सर जो है एसर्शन बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, एसर्शन रीजन जो होते हैं. ठीक है, मे और मे नॉट या स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स पूछे जाते हैं. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा इसमें. उसके बाद अब ये जो वेक्टर है इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन समझते हैं. वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर अगर रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको ऊपर एरो डालते हैं. ठीक है, ये वेक्टर का साइन है. तो इसको लिखते हैं हम ऐसे, डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, मैं यूनिट वेक्टर की बात कर, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे. ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो वेक्टर है इसके पास ये मैग्नीट्यूड है, दिस रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड एंड दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन. क्योंकि वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा. और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन. फिर इस चीज को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर. इस चीज को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर. और ये यूनिट वेक्टर फिर किसके बराबर आया? यूनिट वेक्टर आया बराबर ये वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड को हम अक्सर मॉड में रखते हैं. ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर आया. अगर ऊपर वेक्टर है, नीचे भी एक क्वांटिटी जो ऊपर है वही नीचे भी है, इसका मतलब जो ये यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर की बात हो रही है मेरे दोस्त, ये होता है यूनिटलेस. यूनिटलेस क्यों है? यूनिटलेस इसलिए क्योंकि जो क्वांटिटी ऊपर न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में भी है. तो देयरफॉर ये कैंसिल होकर यूनिटलेस बनेगा, इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा. ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है. रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन क्या है वेक्टर की? इसको ऐसे फॉर्म में, इसको ऊपर एरो डाल के बोलते हैं ए कैप. इसको कैप ऊपर डालते हैं, ये इसका यूनिट वेक्टर है. ये जो एरो है,
एरो का ये होता है टेल, ये होता है हेड। हेड हमें दिखाता है डायरेक्शन और टेल हमें दिखाता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैं इसे बोलूंगा ये और ये, इन दो की डायरेक्शन सेम है क्योंकि इनका क्या है, इनका टेल एक मतलब सेम दिशा में है, लेकिन सॉरी टेल नहीं, हेड इनका सेम दिशा में है, और इनकी टेल का जो लेंथ है वो डिफरेंट है। इसका मतलब इस चीज का जो इस वेक्टर का, ये लेट सपोज वेक्टर ए है, ये लेट सपोज वेक्टर बी है, इसका मतलब है वेक्टर ए इज ग्रेटर देन वेक्टर बी, ऑल्दो दीज आर पैरेलल वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है। वेक्टर के टाइप से हम मैथमेटिक्स से पढ़ते हैं, यहाँ पे इस सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे आपको इतना ही होना चाहिए, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, यहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए ये जो है इनका सेम डायरेक्शन है, ये इक्वल वेक्टर्स है, और पैरेलल वेक्टर, ये पैरेलल वेक्टर्स है लेकिन इक्वल वेक्टर्स नहीं है। इक्वल वेक्टर्स कौन होंगे? अगर ये है, अगर ये ए है ये बी है, तब ए इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। जब डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तब वो इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये असल में मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वेक्टर्स के टाइप्स डिटेल में, वहां पे वेक्टर जो है अलग से चैप्टर होता है क्लास 12th में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये रफ आइडिया होना चाहिए कि हमें फिजिक्स में वेक्टर्स का क्या काम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो वेक्टर अलजेब्रा मैंने बोला, ट्राइंगल लॉ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ना पड़ता है। तो ये यहाँ पे वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, इसको आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो जो हमारे पास अब ये स्केलर वेक्टर, थोड़ी इनमें से देखेंगे कौन कौन स्केलर है। जैसे मास हमारे पास होता है, स्पीड होता है, टेम्परेचर होता है ना, और भी कुछ बहुत सारी क्वांटिटीज है जो स्केलर होती है। इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेट अस सपोज मास, हम कहते हैं 10 kg, 10 kg, किसी भी चीज का 10 kg, 10 kg फ्लोर है ना, आटा, या किसी भी चीज का 10 kg, हम बोलेंगे 10 kg जो है ये इसका 10 kg है, फ्लोर आटा होता है, 10 kg फ्लोर। तो ये इस चीज से डिफाइन है, यानी इसको हम कह सकते हैं ये एक हिसाब से स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रिक्वायर्ड है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 10 kg, इसका यूनिट है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनका मैग्नीट्यूड होना तो जरूरी है, लेकिन इनके साथ डायरेक्शन भी होती है। फोर्स, मैं बोलूंगा 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स, लेकिन ये कुछ डिफाइन ही नहीं करेगा। मैं बोलूंगा इस पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, लेकिन लग कहां से रहा है वो तो पता होना चाहिए। मैं बोलूंगा 10, मतलब मैं बोलूंगा यहाँ पे एक बॉडी है, इस पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। 5 kg की बॉडी है, इस पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। आप दिखाओगे कैसे फोर्स इस पे, क्योंकि आपको पता ही नहीं लग कहां से रहा है। अब मैं बोलूंगा इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब आप इसको कहोगे ऐसे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इसका मतलब है फोर्स सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं ढूंढेगा, इसको डायरेक्शन भी होना चाहिए, तब यहाँ पे वैलिड होगा, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरह एक्सेलरेशन है ना, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, आप पढ़ेंगे अगली चैप्टर्स में। वेट, अब ये वेट जो है, देखो मास और वेट में फर्क क्या है। मास जो है ये स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वेट होती है वेक्टर क्वांटिटी मेरे दोस्त। वेट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा हर जगह, लेकिन वेट चेंज होता रहता है। ठीक है, ग्रेविटी के हिसाब से, जहां ग्रेविटी अलग होती है, अर्थ पे अलग वेट हमारा होगा, किसी और प्लेन पे अलग वेट होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी चेंज हो जाती है। जो जी होता है, ये आप ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, अर्थ पे 9.8 है, किसी पे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी, अर्थ पे 9.8 है, किसी और प्लेनेट पे किसी कुछ और वैल्यू होगा। तो उस हिसाब से वेट हमारा चेंज होता है। वेट होता है बराबर हमारा मास, जिस चीज का भी निकालना है उसका मास और इनटू करना होता है यही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ठीक है, इसीलिए वेट है वेक्टर क्वांटिटी है, और ये वेरी भी होती है। ठीक, उसके बाद हमारे पास है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, अगर मैं बोलूं दिस, ये दो वेक्टर्स हैं ऐसे, इस वेक्टर का टेल है, हेड है, टेल है, हेड है, इसका मतलब डेफिनेटली आप बोलेंगे ये इसका एंगल है, जो भी होगा थीटा। ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, दिस ए एंड दिस इज बी। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जब क्या होगा? हेड, हेड, टेल, टेल। अब कैसे समझ आएगा? ये ऐसे समझ आएगा। लेट अस सपोज क्या है, ऐसे है, और एक सेकेंड, हमारे पास क्या है, ऐसे है और ऐसे है।
ये वेक्टर ए है एंड दिस इज वेक्टर बी। अब बोलो इसमें एंगल कौन सा है, आप बोलेंगे दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमें यार इसमें बोला स्मॉलर एंगल, पहले तो छोटा एंगल देखना है, और जब हेड हेड होगा टेल टेल होगा, यहाँ पे टेल टेल मिल रहा है इसीलिए यही एंगल है। यहाँ पे इसका हेड और इसका टेल मिल रहा है, और हम करते हैं ऐसे मौकों पर शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। जब हम वेक्टर को शिफ्ट करते हैं वो उसी डायरेक्शन में बराबर शिफ्ट हो जाता है। लेट सपोज ये वेक्टर ऐसे है, इसको शिफ्ट में यहाँ पर भी कर सकता हूँ, यहाँ पर भी कर सकता हूँ, लेकिन डायरेक्शन वही रहनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह मैं इसको शिफ्ट करूंगा थोड़ा आगे, जब मैं इसको शिफ्ट थोड़ा आगे करूंगा ये मैं यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है, डायरेक्शन वही रही। और इसका मतलब है अब इसका टेल और टेल मिल गया, अब इसका एंगल कौन है, ये, तो इसका ये एंगल है, और शॉर्टर एंगल भी है। बड़ा एंगल कौन सा है, बड़ा एंगल इसका ये है, हमें कौन सा लेना है, शॉर्टर एंगल, स्मॉलर एंगल वो हमें ये लेना है। इसका मतलब एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज दिस, ठीक है, वो ये है, वो ये नहीं है, वो स्मॉलर एंगल ये है। और ये क्यों है, क्योंकि हमने इसको शिफ्ट किया, टेल टेल को मिलाया, और ये एंगल इसका ये बन गया, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ जो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है वो भी मैं डिस्कस कर ही लूँ। अभी मैंने बोला था वो मैथमेटिक्स के असल में चैप्टर्स में पढ़ते हैं, वहाँ पे वेक्टर को डिटेल में पढ़ा जाता है, तो वहाँ पे टाइप्स भी डिस्कस करते हैं। तो क्यों ना यहाँ पर भी वो डिस्कस किया जाए, जो असल में वेक्टर के बहुत सारे टाइप्स है, तो वो मैं यहाँ पे लिख के लाऊंगा, आप इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो भैया जी, पीसीबी वाले भी क्या याद रखेंगे, तो जिनको तो मैथ्स पढ़ना नहीं होता, अब मैथ्स वाले स्टूडेंट जो है तो उनको ऑलरेडी पढ़ना पड़ता है, पढ़ के आए भी होंगे कहीं, तो लेकिन पीसीबी वाले जो है उनको सफ़र करना पड़ता है मैथमेटिक्स के हिसाब से, उसकी वजह से फिजिक्स के अंदर, ठीक है। वो भी क्या याद रखेंगे, चलो लाए हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स मुझे लग रहा है अभी कुछ देर पहले मैंने बोला, क्या था इक्वल वेक्टर्स, जिनका डायरेक्शन सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, ठीक है। लेट अस सपोज इसको ऐसे लिखेंगे, ये और ये, दिस इज ए एंड दिस इज बी, इनका डायरेक्शन सेम है, इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है। मैग्नीट्यूड कैसे सेम है, क्या हमें कैसे पता चल रहा है, इनकी टेल बराबर लग रही है, ठीक है, उसी से हमें पता चल रहा है, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स क्या है, पैरेलल वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होगा, लेकिन पैरेलल वेक्टर्स का जो ये मैग्नीट्यूड है ये सेम नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। यानी पैरेलल वेक्टर्स का जो डायरेक्शन है इट मस्ट बी सेम, लेकिन अब मैग्नीट्यूड सेम होगा या नहीं होगा ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका ये हम दे बता सकते हैं कि, हाँ, इसको हम ये बता सकते हैं कि जो ऑल इक्वल वेक्टर्स होते हैं दे आर पैरेलल, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि ऐसे पैरेलल वेक्टर्स होंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा बट उनकी डायरेक्शन सेम होगी, इसका मतलब वो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे, ठीक है। ये आप यहाँ पे आप वो कंसेप्चुअल पॉइंट लिख सकते हैं, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल बट ऑल पैरेलल आर नॉट इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या हमारे पास नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव में क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम, मैग्नीट्यूड मस्ट बी, यहाँ पे मस्ट इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम, सेम, ठीक है। और डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट हो जाएगी, दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर, इनका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम है, जितना इसका मैग्नीट्यूड उतना इसका मैग्नीट्यूड, दिस इज ए, ये भी ए होगा, ठीक है, लेकिन इनका जो अपोजिट डायरेक्शन है वो होना चाहिए, नेगेटिव वेक्टर उसी को कहेंगे। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर में भी डायरेक्शन होती है अपोजिट, लेकिन मसला क्या है, मसला इनमें जरूरी नहीं है कि इनमें मैग्नीट्यूड सेम होगा। जैसे यहाँ पे था इक्वल और पैरेलल में जैसी रिलेशन थी, वैसे नेगेटिव और एंटी पैरेलल में रिलेशन है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम जरूरी होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी, यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट होगी लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देयरफॉर वी कैन से, कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे दोस्त, नेगेटिव वेक्टर्स, ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल बट ऑल एंटी पैरेलल आर नॉट नेगेटिव। इज इट फाइन? वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फिर से सुनो, नेगेटिव वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम, है ना, और हाँ, और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। और एंटी पैरेलल में डायरेक्शन इज अपोजिट बट मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, यू गेटिंग माय पॉइंट। सो देयरफॉर वी कैन से ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर नेगेटिव वेक्टर्स बट ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर नॉट एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ओके। उसके बाद हमारे पास जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर में क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड जो होगा मेरे दोस्त वो जीरो होगा। मैग्नीट्यूड जब जीरो होगा तब वो जीरो वेक्टर कहलाएगा। कोप्लेनर वेक्टर मेरे दोस्त वो है जो एक ही प्लेन में होगा, सेम प्लेन, यानी जो अगर दो वेक्टर्स हमारे पास है, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर है, एक ही प्लेन में, ये बोर्ड एक प्लेन है ना, इसी प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, तो ये कोप्लेनर वेक्टर्स है। कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब है जिनका क्या होगा, पॉइंट सेम होगा। ये ऐसे वेक्टर जा रहा है, ये ऐसे वेक्टर जा रहा है, इनका ओरिजिन सेम है, इनका पॉइंट सेम है, ये कोलिनियर वेक्टर्स है।
गलत बोला क्या मैंने? नो 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 नो, सॉरी सॉरी, गलत बोला। कोलिनियर वेक्टर्स मतलब है जिनकी लाइन सेम होगी, कोलिनियर। इसी वेक्टर पे दूसरा वेक्टर भी है ए बी, ठीक है, इनकी लाइन सेम है। कोलिनियर वेक्टर्स मतलब जिनका लाइन लीनियर सेम है, जिनकी लाइन सेम है, एक वेक्टर के ऊपर ही दूसरा वेक्टर है। ऑर्थोगोनल मतलब जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन उनका एंगल बीच में क्या होगा, 90 डिग्री। ये एक वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर ए है, लेकिन इनके बीच में क्या है, 90 डिग्री है। इट इज व्हाट वी कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। एक और वेक्टर हमारे पास होता है, जो यहाँ पे मैंने 9 लिखा है, वो 9 यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण मैंने यहाँ पे 9 लिखा था, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। उसको कहते हैं नंबर 9th जो वेक्टर है वो होता है कॉनकरंट वेक्टर, ठीक है। कॉनकरंट, कॉनकरंट का मतलब होता है इनका जो पॉइंट ऑफ एक्शन होता है, पॉइंट ऑफ एक्शन होता है सेम। कैसे? अगर यहाँ एक वेक्टर है, यहाँ एक वेक्टर है, यहाँ एक वेक्टर है, इनका पॉइंट ऑफ एक्शन सेम है मेरे दोस्त। पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है, एक, लेकिन इनकी जो मैग्नीट्यूड, हाँ पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होगा, सेम। अब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की बात रही, जो इनका मैग्नीट्यूड होगा चाहे डायरेक्शन हो, दोनों सेम हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उनसे में कोई लेना देना नहीं है। वो सेम भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन हमें मसला किस पे, पॉइंट ऑफ एक्शन अगर सेम होगा तो वो कॉन्करेंट वेक्टर से। तो हमने 9 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े, कौन कौन सा, एक बार वेक्टर पढ़ा, पैरेलल वेक्टर पढ़ा, नेगेटिव वेक्टर पढ़ा, एंटी पैरेलल वेक्टर पढ़ा। उसके बाद हमने यहाँ पे कौन सा देखा था, जीरो वेक्टर देखा था, कोप्लेनर, कोलिनियर, ऑर्थोगोनल, और 9th देखा हमने कॉनकरेंट वेक्टर। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू रिमेंबर, मेमोराइज दीज थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंटली, है ना। थोड़ी अंग्रेजी भी जानते हैं, एनीवेज। तो सपोर्ट की जरूरत है यार, सपोर्ट जरूरी है। सपोर्ट आप कीजिए इस चैनल को, ताकि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो सकूं। और मैंने जो लास्ट वीडियो चढ़ाया था, वो चढ़ाया था मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी पे। तो उसमें मैंने बोला है कि जो एनसीईआरटी के कुछ ऐसे हिडन पॉइंट्स है, फिजिक्स के पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, जो हमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से कुछ पॉइंट्स पढ़ने होते हैं, तो वो आप खुद भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपका टाइम सेव हो जाए, आपका वो ऐसे ही प्रोवाइड हो जाए, तो वो आपके लिए आसानी हो सकती है। उसके लिए सपोर्ट ज़रूरी है, तब मैं जाके मोटिवेट हो सकता हूँ, मैं वो यहाँ सामने रह सकता हूँ, ठीक है, मैं और ज़्यादा इस पर मेहनत कर सकता हूँ। तो आप सपोर्ट कीजिए जितना हो सके, इस चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। और कमेंट्स में भी बता दीजिएगा कि कहाँ पे मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, गलतियाँ हो जाती है, तो आप अपनी राय से बता सकते हैं। एनीवेज, तो अब अगर मैं बात करूं, हाँ उस एनसीईआरटी की बात कर रहा था। एनसीईआरटी में क्या है कि उसमें पॉइंट्स मॉडल समरी वो तो खुद भी पढ़ते हैं, वो अक्सर सारे स्टूडेंट्स ही खुद ही पढ़ते हैं। तो वो मेन चीज़ उसमें वही रहती है, जो उसमें कुछ जो थ्योरी में वो कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको पढ़ना होता है, क्योंकि सारी थ्योरी तो नहीं पढ़ सकते। अगर सारी थ्योरी पढ़ने बैठे तो वो तो एक हिसाब से टाइम वेस्टिंग नहीं कहेंगे, तो टाइम जो है वो प्रेशियस होता है नीट एग्जाम के लिए। तो उसके लिए आपको स्मार्टली चढ़ना पड़ता है, उस वो तो हार्ड वर्किंग कैटेगरी में आएगा, विदाउट स्मार्ट स्टडी, ठीक है। तो अगर आप वो एग्जाम्पल्स वगैरह वो भी पढ़ने बैठे हैं, एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने बैठे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो ये ना क्या बोलते हैं उसको, टॉपिक्स होते हैं। तो टॉपिक्स, उन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा थियरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनसे एग्जामिनर क्वेश्चन निकाल सकता है और वो डायरेक्टली पूछ सकता है, ठीक है। तो उसके सपोर्ट की जरूरत है। फिलहाल आप ये नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम थोड़ा एक और चीज देखेंगे इसमें। सो एट द एंड यहाँ पे मैं लाऊंगा, लाऊंगा नहीं मतलब लाया है, ए इज इक्वल ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये क्या मैंने लिखा है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। आई जे के रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर्स, आई जे के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। आई एक्सिस, ठीक है, सॉरी आई नहीं, आई एक्सिस नहीं, आई कैप एक्स एक्सिस, जे कैप वाई एक्सिस, के कैप जेड एक्सिस, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स है। अगर ए का ये वेक्टर है, ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा ना, ये इनके जो मैग्नीट्यूड्स है इनको अंडर रूट ऑफ स्क्वायर में लाना पड़ेगा, एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। देखो अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है, हमें निकालना है एंगल बिटवीन ए एंड एक्स एक्सिस। वो एंगल किसके बराबर निकलेगा, वो निकलेगा बराबर ऐसे, और लेकिन वो कॉस के टर्म्स में निकलेगा, लेट सपोज कॉस ऑफ थीटा वो निकल, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा, मतलब हमें एंगल निकालना है लेकिन वो निकलेगा कॉस के टर्म्स में, निकलेगा किसके बराबर, वो निकलेगा ए एक्स
डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कहाँ से आया, यहाँ वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने से। आपने बोला ये ए और ये सेम है, ये एक्स है, ये कौन सा मैग्नीट्यूड है, ये वाला है एक्स। लेट सपोज यहाँ पे है वेक्टर ए इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसका मतलब है ये 5 यहाँ पे ax है, 5i कैप का जो है मैग्नीट्यूड है, इसका कोफिशिएंट। मतलब अगर यहाँ पे हमें एंगल निकालना होगा, हम लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई नीचे मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। और वो वेक्टर ये है, वो इसमें ये सारा है, वो निकलेगा कैसे, वो अभी मैंने वहां पे दिखाया। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वो निकलेगा अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 9 प्लस 16। इसको सॉल्व करके वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए आएगा, वो यहाँ पे नीचे डालना है, उससे cos थीटा आएगा। ठीक है, तो ये इसका एंगल निकालने का तरीका होता है। ठीक है, ऐसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलेगा, वो यहाँ पे डिवाइड में डालना है, तो cos थीटा का वहां पे वैल्यू निकलेगा और cos थीटा से आपको थीटा मिलेगा, जो कि एंगल होता है। ये तरीका होता है अगर हमारे पास वेक्टर है इन टर्म्स ऑफ आई जी के, हमें निकालना है एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस। उसी तरह अगर निकालना होगा cos थीटा, उसकी हमें निकालना होगा थीटा बिटवीन ए एंड वाई एक्सिस, तब यहाँ पे लिखना है ए वाई, नीचे वेक्टर एक मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। उसी तरह अगर निकालना होगा z बिटवीन z एक्सिस, बिटवीन बिटवीन ए एंड z एक्सिस, तब आएगा ए z। ठीक है, ए z डिवाइड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। दिस इज द procedure to find the angle between A and the particular axis you have to find out. Anyways, we'll just conclude this lecture here right now. तो बाकी do support my channel। थोड़ा मैं थक गया, अभी पूरी तबीयत ठीक नहीं हुई है, इसीलिए थोड़ा मैं लेक्चर का ड्यूरेशन कम ही रखता हूँ। do support my channel, do remember me in your prayers। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें, बिजी रहें, खुश रहें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।